नंदपुर गांव में सूरज और विक्रम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। सूरज बहुत ही मेहनती था, लेकिन विक्रम आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह सूरज, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 15 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर सूरज वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद विक्रम भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे विक्रम बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जाकर जल्दी मैंने भर दी थी। अब उन्हीं को लेने जा रहा हूं। विक्रम बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई हैं? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं। तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई हैं। क्यों विक्रम बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है, तुम्हारा दोस्त जो सूरज है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है। जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं, उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा? मेरे दोस्त सूरज के खेत में इस बार 150 बोरी की फसल है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूं। फिर शाम को विक्रम अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर विक्रम फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरी का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त सूरज की तरह मेहनत नहीं करते। इसलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है, क्योंकि आपका जब मन होता है तभी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा। अरे भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वो सब कर लेता हूं। अब मुझे तू ही बता, मैं इसके अलावा क्या करूं? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और सूरज के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर सूरज की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो। वो सूरज से कहो कि अब हम दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे, और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तू ये बात बिल्कुल सही कह रही है। मैं कल ही सूरज के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। और मुझे जहां तक पता है, सूरज मेरी इस बात को टालने का नहीं। अगले दिन सुबह होने पर विक्रम अपने दोस्त सूरज के यहाँ जाता है। भाई सूरज, कैसे हो तुम? विक्रम भाई, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? सूरज, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरी 5 एकड़। लेकिन सूरज, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें। क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे हमें दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ विक्रम भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो हम सेठ लक्ष्मण के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ लक्ष्मण की है। फिर दोनों सेठ लक्ष्मण के पास चले जाते हैं। सेठ जी, सूरज के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है? लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूं और सूरज के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूं। लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है। तो फिर आप मुझसे 10,000 रुपए और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई विक्रम, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 10,000 रुपए दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 10,000 रुपए और ले लीजिए, लेकिन आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर विक्रम सेठ लक्ष्मण से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सुनो भाई विक्रम, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसीलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है।
मुझे इस काम से बचने के लिए कोई न कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई सूरज, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके वहां जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहां नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ विक्रम भाई, ये बात तो सही है। वो तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहां चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद विक्रम अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता है और इस बात से सूरज बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होइए। वो जब तक नहीं आते, मैं आपके साथ खेत में काम कर लूंगी। फिर अगले ही दिन से सूरज अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद विक्रम भाई, बारिश के दिन शुरू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ हम दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर हम पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन सूरज भाई, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ विक्रम भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है विक्रम, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम देख लूंगा। अरे वाह, ये तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे, ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही। नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो विक्रम भाई, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चिंत होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर विक्रम अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वो दूसरी ओर सूरज बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब हमारे खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त विक्रम घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वो कोई न कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है। वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। विक्रम भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ सूरज भाई, चलो आज हम फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है विक्रम भाई, अब हमने सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो हम इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। अरे भाई तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर विक्रम सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, सूरज उसकी साली की शादी में गया है और वो कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो, ये तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, और इतने में हम इन सारी बोरियों को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दें तो सारी फसल का पैसा केवल हमारा होगा। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हम सूरज को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा।
अरे वाह भाग्यवान, तो कितनी अक्लमंद है। तेरा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तूने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भगवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए, ताकि गांव वाले भी देख सकें कि बोरियां आपने घर के बाहर रखी हैं। फिर रात होने पर हम दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर सूरज विक्रम के यहाँ आता है। अरे विक्रम भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी हैं? चलो आज हम उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ सूरज भाई, चलो। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थीं। कहाँ गई बोरियां? मुझे नहीं पता। मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर हम मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? हमारी सारी बोरियां तो चोरी हो गईं। अरे विक्रम भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? क्या हमारी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गईं? विक्रम भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सूरज भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां दे दी हों। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर हम दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। हम दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। फिर सूरज अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही कह रही है। मैं ऐसा ही हाथ पर हाथ धराए बैठा रहूंगा। घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। फिर सूरज सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, ये तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर पैसे मिल जाएंगे। फिर सूरज अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर सुनो जी, आज रात को हम इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर की मंडी में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही है। हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर विक्रम और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी हैं। अरे, ये क्या हो गया? हमने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अब तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुराई ही होती है। और सूरज बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। तो दोस्तों, आशा होगी आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।